अब ये भी बार बार आप उल्टा सीधा सवाल कर रहे हो। आप मेरे को गुमराह क्यों, भ्रमित क्यों कर रहे हो? वो राजनीति कर रहे हैं इसमें। सरासर उत्तर दिखा मेरी बारी, उत्तर दिखा मेरी बारी। तो आप कह रहे हो कि वो राजनीति कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी राजनीति कर रहे हो? अशोक जी गहलोत जानबूझ के भी नहीं बनाया। हमारे बेनीवाल जी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ सुजानगढ़ के अंदर। आपको पता होगा कि सुजानगढ़ के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कें जाम हो रही है, बहुत सारे यहाँ पर विरोध हो रहे हैं। क्या हो रहा है, आखिर मामला क्या है, वो पता करते हैं। मैं अभी पहुँचा हूँ सुजानगढ़ के अंदर। अभी हमारे साथ में है आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम जी नायक, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि सुजानगढ़ के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और हमने सुना है कि इसमें आपकी सक्रिय भूमिका है, तो क्या कारण है, किस लिए हो रहे हैं ये सब? ऐसा है, ये सुजानगढ़ की मांग आज से नहीं चल रही है। सुजानगढ़ की मांग जिला बनाने के लिए 30 वर्षों से चल रही है। अच्छा। और सुजानगढ़ जिला प्राचीन काल में राजाशाही जमाने में हमारा सुजानगढ़ जिला था, और अब देश आजाद होने के बाद में और इसको वंचित रखा गया जिले से जी। तो जहां तक है ये जनता की मांग है और ये जिला बढ़ने योग्य भी है। तो जनता की मांग आज से नहीं 30 साल से चल रही है जी। और जो भी सरकारें आई उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ध्यान नहीं दिया, जबकि सब मापदंड से खरा है सुजानगढ़, उसके बावजूद में अनदेखा किया गया। तो आपको क्या लगता है कि सुजानगढ़ जिला क्यों बनना चाहिए? इसमें आपका क्या तर्क है, किस प्रकार, किस तरीके से ये परिपूर्ण है? देखिए, ऐसा है, सुजानगढ़ हर क्षेत्र में आप हर एंगल से देखोगे तो हर कसौटी पर खरा उतरता है। मापदंड के आधार पर, जैसे सीमा के आधार पर आप देखोगे, सीमांकन के आधार पर तो पूरा उतरता है। जनगणना के आधार पर देखोगे पूरा उतरता है, और भौगोलिक हिसाब से आप देखोगे पूरा उतरता है। सामाजिक हिसाब से देखोगे, संस्कृति के हिसाब से देखोगे तो खरा उतरता है। हमारे यहाँ सुजानगढ़ में धार्मिक हिसाब पर देखा जाए तो सालासर जो है एक बड़ी धाम है। यहाँ पर ताल छापर में हमारा जो है अभ्यारण्य है हिरणों का, मृगों का, वो भी एक देखने योग्य। यहाँ पर जैन विश्व भारती स्कूल भी है, कॉलेज, तो वो भी ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको, ये सब मापदंड में खरा उतरता है। साथ में यहाँ एडीजे कोर्ट भी है, एडीएम कोर्ट भी है, यहाँ पर एसडीएम कोर्ट भी है। यहाँ पर हमारे 6 थाने भी हैं, जैसे सुजानगढ़ कोतवाली, सुजानगढ़ सदर, छापर, सालासर, सांडवा, बिदासर, 6 थाने भी हैं। हमारे यहाँ 2 डिप्टी भी हैं, हमारे यहाँ एक एडिशनल एसपी भी है। और मापदंड के आधार पर देखा जाए तो जैसे राजलदेसर रतनगढ़ को और जोड़ दिया जाए तो 2 थाने और वो आ जाते हैं और एक डिप्टी भी आ जाता है। और फिर हमारा जसवंतगढ़, क्यों नाम इसका सुजला ही रखा था, जसवंतगढ़ और लाडनू ये आ जाते हैं तो 2 थाने ये जुड़ जाते हैं, एक डिप्टी और आ जाता है। तो इस प्रकार हमारे 4 डिप्टी भी आ जाते हैं और 10 थाने भी हो जाते हैं। हमें आवश्यकता, एक जिला अपन बनाते हैं तो करोड़ों रुपए लगते हैं, 1000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो जहां तक है, अशोक जी गहलोत ने घोषणा तो कर दी, पर हमारे सुजानगढ़ को जिला बनाने में इतना खर्चा नहीं लगता। एक तो हमारे को कलेक्टर की आवश्यकता थी, और एक हमारे को, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक हमारे को एसपी की आवश्यकता थी, एक हमारे को एसी बिजली बोर्ड का, इलेक्ट्रिक बोर्ड का। तो ऐसा ज्यादा मतलब खर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, और मूलभूत इसकी आवश्यकता भी थी। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो 4 जिलाओं के बीच में सुजानगढ़ है। देखते हैं, रतनगढ़ से और अपन चूरू की तरफ जाते हैं तो 50 किलोमीटर के दायरे में चूरू आ जाता है। इधर अपन देखना चाहेंगे दक्षिण साइड, पश्चिम साइड में, तो
कातर लालगढ़ से बीकानेर कातर से बीकानेर 50 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। लालगढ़ से देखा जाए तो नागौर नजदीक आ जाता है, और सालासर से हम देखते हैं तो सीकर नजदीक आ जाता है। चारों जिलाओं के अंतर्गत ये हमारा सुजानगढ़ बीच में आ जाता है। तो प्रत्येक मापदंड में ये खरा उतरता है, तो इसलिए ये जिला बनने योग्य था। सबसे प्रथम इसको जिला बनाना चाहिए था, पर ये अशोक गहलोत जी की नाकामयाबी रही, हमारे यहाँ विधायक की नाकामयाबी रही, जो तरीके से समझा नहीं सके। राम लुभाया जो कमेटी थी, तो उस कमेटी को तरीके से नहीं समझाया गया। जब कमेटी को तरीके से समझाते तो ये बनने में कोई कोताही नहीं होती और ये हो जाता। और हो सकता है अशोक जी गहलोत जानबूझ के भी नहीं बनाया होगा, और हो सकता है कि मनोज मेघवाल यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है, ये भी नहीं चाहता होगा। ये इसलिए नहीं चाहता होगा कि जब जिला बन जाएगा तो मेरी ऐसी की सीट चली जाएगी, तो मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा। तो इसमें ये आपका सब स्वार्थ देख रहे हैं, आम जन का स्वार्थ नहीं देख रहे हैं। ये जिला बनता तो आम जन को राहत मिलती। कहने का मतलब है कि वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। इसमें सरासर ये कोई बात बताने की बात थोड़ी है, तो सामने दिखाई देती है ना। तो ये जिला बनने योग्य था, तो ये जानबूझ करके जिला नहीं बनाना चाह रहे। तो आप कह रहे हो कि वो राजनीति कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी राजनीति कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, हम आम जनता के साथ में हैं, राजनीति नहीं कर रहे हम। यदि राजनीति करते तो हम आम जन के साथ में, ये संघर्ष समिति है जिसको हमने पहले भी सहयोग दिया था, हमारा समर्थन, और बेनीवाल जी ने भी ट्वीट किया था, और मैं भी खुल करके उस धरने में शामिल था। तो राजनीति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ का विधायक तो एक बार ही नहीं आया, मैं तो रोज धरने में बैठा रहता था, है ना। तो मैं तो आम जनता के साथ में हूं, 36 कौम के साथ में हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम के साथ में है, और हमारे बेनीवाल जी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके निर्देशानुसार, और हम 36 कौम की हेल्प करते, मदद करते हैं। और जहां जहां कोई संकट में आते हैं तो बेनीवाल जी स्वयं पहुंच जाते हैं, या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई सिपाही वहां पहुंच जाता है। पर हम 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं, हम 36 कौम का भला चाहते हैं। तो अभी विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो उन चुनावों को लेकर आपकी क्या तैयारी है? आप कितने मजबूत हो? ये कोई पूछने की बात थोड़ी है, ये तो सब जानते हैं कि जब से चुनाव लड़ा और तब से मैं आया मैदान में, और मैदान में आने के बाद जनता से मैंने वादा किया कि मैं आपके बीच में रहूंगा, आपके साथ में रहूंगा, कंधा से कंधा मिला करके सुख दुख में भागीदारी निभाऊंगा, और पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ये जनता को भरोसा विश्वास मैंने दिलाया था, और तब से लेकर के ऐसा मेरा कोई दिन खाली नहीं जाता कि मैं 2-4-5 गांवों का दौरा नहीं करता हूं। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता कि मैं जनता को सेवा नहीं देता हूं। इसलिए जनता ने भी मन बना लिया कि सीताराम जी, अब की बार हम आपको 101% जिता देंगे। तो जनता का सहयोग मुझे मिल रहा है, और मैं जनता की सेवा करता रहता हूँ। ये मेरी भावना है, और जनता मेरे से 36 कौम के लोग मेरे से जुड़े हैं। अच्छा, तो आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पार्टी की प्रदेश स्तर पर किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी बिल्कुल हमारे सुप्रीमो साहब के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान में हमारी धीरे धीरे स्लो तैयारियां चल रही है, और ये महीने 1.5 महीने बाद में, 2 महीने बाद में आपके सामने आ जाएगी क्या तैयारियां चल रही है। हम तो 36 कौम को साथ लेकर के तैयारियां कर रहे हैं, और बड़ी मजबूती के साथ तैयारियां कर रहे हैं, और तैयारी करके अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जनता घर बैठाएगी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन देगी। और क्योंकि ये जनता सब जान चुकी है, सब 36 कौम के लोग जान चुके हैं। कांग्रेस तो ये समझती थी कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग और ये अल्पसंख्यक लोग ये सब मेरे ही हैं, ये तो मेरी पॉकेट के वोट हैं। अब ये समझ चुकी है। इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने तो इनके साथ अत्याचार दुराचार करती रही है, और इनके अधिकारों का हनन किया है, इनके अधिकारों का हनन किया है, और इनको इनके अधिकार नहीं मिले, है ना। अब ये जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा अच्छा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज मेरे को पत्रकार महोदय बताने की आवश्यकता नहीं है, आज देखते हैं दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं, थाने जैसी जगहों में रेप हो जाते हैं,
है ना, एम्बुलेंस जैसी जगहों में रेप हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कई तरह की बातें हैं। तो जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जान चुकी है कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए पहले जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। पहले ये सोचते थे कि हम किसको वोट दें, तो कांग्रेस से दुखी होते भारतीय जनता पार्टी को वोट देते, भारतीय जनता पार्टी से दुखी होते कांग्रेस को वोट दे देते। परंतु मैं कहना चाहूंगा तीसरा विकल्प, अब हनुमान जी बेनीवाल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने तीसरी पार्टी का, तीसरे मोर्चे का गठन किया और जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता को सुनने के लिए ये सब आपने मौका दिया। इसलिए संपूर्ण जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से धीरे धीरे जुड़ रही है ना। ये आप देखते ही आ रहे हो, जहां जहां उपचुनाव हुए, जहां जहां पर और पंचायत राज के चुनाव हुए, तो 4 साल में हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कितनी मजबूती से आगे आ रही है। जी क्या आप देख रहे बिल्कुल। हो? तो आप नायक समाज से बिलोंग करते हो, यदि आप विधायक बनते हो तो फिर नायक समाज, अपने समाज के लिए क्या करोगे? देखिए, मैं तो अपने समाज के लिए क्या, मेरे को मौका मिल जाए तो मैं तो 36 कौम का भला करूंगा और 36 कौम को साथ लेके चलूंगा। और जहां तक नायक समाज का सवाल आया, नायक समाज को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखा किया, जबकि राजस्थान में नायक कम्युनिटी के 35 लाख वोट, भील और नायकों के वोट मिलाकर के 35 लाख वोट होते हैं और भील और नायक एक ही हैं। तो भीलों को भी आपके अधिकारों से वंचित रखा और नायकों को भी वंचित रखा। ये वंचित कैसे रखा? जैसे मैं अभी जोधपुर गया था, जोधपुर में मैंने देखा एक ही परिवार में पत्नी का सर्टिफिकेट एसटी का बना हुआ है, पति का एसी का बना हुआ है ना। न उनको एसी का लाभ मिल रहा, न उनको एसटी का लाभ मिल रहा, दोनों ही प्रकार के लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो ये भील कम्युनिटी नायक कम्युनिटी के साथ तो दुराचार, अत्याचार हो रहा है। अरे एक जगह तो उनको रखो, कहीं ना कहीं तो अलग अलग क्यों, है ना। इसको गेंद बना रखा है नायक कम्युनिटी। तो आज ब्राह्मण समाज है या बनिया समाज है या राजपूत समाज है, एक समाज एक जगह ही तो रहेगा। राजस्थान में तो नायक कम्युनिटी को कहाँ क्या बना दिया और कहाँ क्या बना दिया। जैसे नायक कम्युनिटी को आपके नजदीक हरियाणा है, हरियाणा में ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करते थे, अब एसी का देने लग गए। और राजस्थान में एसी का प्रमाण पत्र देते हैं, एसटी का भी देते हैं, और आपके उत्तर प्रदेश में एसटी का देते हैं, बाद में आपके महाराष्ट्र में देखा जाए जनरल का देते हैं। तो नायक कम्युनिटी को गेंद बना रखा है, जबकि नायक कम्युनिटी आदिम जाति में आती है, आदिम जाति में आती है। आदिम जाति में आती है तो नायक कम्युनिटी के 35 लाख वोट होने के बाद में और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नायक कम्युनिटी को अनदेखा किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान जी बेनीवाल को कि नायक समाज की कदर करी और इस नायक को कहां जमीन से उठा करके आज प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। इसलिए नायक समाज सब जान चुका है कि कौन पार्टी हमें साथ दे रही है, कौन पार्टी साथ दे रही है तो किसका हम साथ देंगे। तो राजस्थान के जो नायक हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में जुड़ेंगे और जुड़ करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देंगे। जी, तो क्या मुस्लिम समाज आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। एक मुस्लिम समाज और नायक समाज की आप बात क्यों करते हो? मैं तो कहना चाहूंगा 36 कौम के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, है ना। आप मेरे को गुमराह क्यों, भ्रमित क्यों कर रहे हो कि नायक समाज के लिए क्या करोगे और आप एक नहीं, जो मतलब मुस्लिम समाज आपके साथ जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा। ये 36 कौम हमारे साथ जुड़ रही है। देखने को अभी मिला सच्चर कमेटी है, जैसे मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी की आवाज उठाई थी 2006 में, उसको दबा दिया गया तरीके से, जो भली बातें सब लोग जानते है ना। जबकि जनगणना, प्रत्येक समाज की जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जातिगत जनगणना सब समाज को हो तब पता चले। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रमित करते हैं कि अब देखने को कहते हैं कि नायकों के तो इतने वोट है ही नहीं, अपने बंजारों के तो इतने वोट है ही नहीं, अपने मुसलमानों के तो वोट है ही नहीं, मतलब कुछ भी कहते हैं। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर सबको जो है आरक्षण भी मिलना चाहिए। अब ये जो एससी एसटी को जो मतलब वंचित रखा जा रहा है, उसी प्रकार मोमडन वर्ग को भी वंचित रखा जा रहा है। आज शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो मोमडन वर्ग पीछे है। तो जहां तक है ये सच्चर कमेटी की जो आवाज उठाई गई थी, उसमें यही साफ शब्दों में बात थी कि जातिगत आधार पर इनकी जनगणना हो और इनको इनके अधिकार मिले, है ना, ये मूलभूत अधिकार मिले। तो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग हैं, वो मुसलमानों के साथ भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। ये सच्चर कमेटी की हम आवाज उठाएंगे,
हम आवाज उठाएंगे, हनुमान जी बेनीवाल आवाज उठाएगा, और ये नई कम्युनिटी की भी हनुमान जी बेनीवाल आवाज उठाएंगे। 36 कौम के जहां जहां जरूरत पड़ती उनकी सब आवाज उठाएंगे। हनुमान जी बेनीवाल ने संसद में यह भी कहा था कि आरक्षण ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए, आरक्षण बनियों को भी मिलना चाहिए। मतलब जो है आरक्षण किस आधार पर मिलना चाहिए? शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, है ना, मूलभूत उनके जो अधिकार है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। और मैं भी इसके पक्ष में हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम का भला चाहती है और हम भी यहां का भला चाहते हैं कि ये सुजानगढ़ जिला बने और 36 कौम के लोग जो है मतलब हमारे साथ जुड़े, और जुड़ रहे मोमडन ही नहीं, 36 कौम जुड़ रही है। और अब की बार सुजानगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लहराएगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बैठाएंगे। यहां की परंपरा ये रही है, उत्तर दिखा मेरी बारी, उत्तर दिखा मेरी बारी। तो ये अब जनता जान चुकी है। अब ये सीताराम नायक यहां आ गया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आ गई है, तो पांव आगे जमा दिए हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले। जनता के साथ हम कंधा से कंधा मिला करके दुख सुख में भागीदारी निभाएंगे, जनता के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर सुजानगढ़ के अंदर तो आरएलपी आ रही है, लेकिन राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है, आपका क्या राय है? अब ये भी बार बार आप उल्टा सीधा सवाल कर रहे हो। अरे राजस्थान में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार आएगी। हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब हनुमान जी बेनीवाल कितने लोगों को चुनाव लड़ाते हैं, है ना, कितने 150 को लड़ाते हैं, 200 को लड़ाते हैं। बाकी हमारी तैयारी जो चल रही है वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की चल रही है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लहराएंगे। और राजस्थान में जब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता नहीं आएगी, प्रत्येक समाजों का भला नहीं होगा। हमारा हरा भरा राजस्थान जनता देखना चाहती है, जनता देखना चाहती है, खुशहाल राजस्थान देखना चाहती है। सब अपनी अपनी जान सुरक्षा में रखना चाहते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राज देखना चाहते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को घर बैठाएगी, दोनों को धराशायी करेगी जनता, और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारी सरकार बनते ही आपको मैं बात होता हूं, टोल मुक्त राजस्थान होगा, कर्ज मुक्त किसान होगा, फ्री बिजली होगी, फ्री पानी होगा, साथ में बच्चों की जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उससे पहले रोजगार की गारंटी होगी, है ना। और कानून राज जो आज अंधे का कानून राज चल रहा है, इस कानून राज को शिकंजा कसते हुए और सब सुरक्षित रहेंगे। जैसे आज क्राइम फैल रहा है तो सब बहन बेटियां ऐसे घूमेगी जैसे घर के आंगन में घूम रही है। ये हमारा खुशहाल राजस्थान होगा, हरा भरा राजस्थान होगा, ये जनता चाहती है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बैठाएंगे। अब आप सुजानगढ़ के अंदर धरने प्रदर्शन कर रहे हो, यदि इतने भी सरकार के कानों पर जून नहीं रहेगी तो फिर आपका क्या कदम रहेगा, आप क्या करोगे? ये बात भी कोई पूछने की है क्या? जहां तक है अशोक गहलोत सरकार के धरना प्रदर्शन करने के बाद में भी हमने उनको चेताया है कि हम आपको घेरेंगे, और ये सब कुछ करने के बाद में भी इसकी जूं तक नहीं रेंक रही है। तो जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, जनता को भरोसा विश्वास दिलाते हैं, हमारी सरकार बनते ही सुजानगढ़ को हम जिला बनाएंगे। मतलब पहला काम यही रहेगा सुजानगढ़ के लिए? बिल्कुल, सुजानगढ़ को हम जिला बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आपको बता दूं, मैं अभी हूं सुजानगढ़ के अंदर। आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से सुजानगढ़ के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, और इसी को लेकर मैं आज आरएलपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम जी नायक से मिला, और जो बात थी वो आपके सामने रखी। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना। आप देख रहे हो आरसीआर मीडिया प्लेटफॉर्म में राकेश गोदारा। धन्यवाद।